चाणक्य जैसे ही घोड़ा गाड़ी की ओर बढ़े, अगले ही पल व्यापारी का साथी गाड़ीवान उनके ऊपर झपट पड़ा और चाकू के घाव से चाणक्य करा उठे। मैंने कहा था ना आचार्य कि हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। तो उत्तर में चाणक्य ने आंखों से बची कुची धूल साफ करने की कोशिश की, फिर तुरंत अपनी बाईं बाह में धंसा चाकू निकाला और उसे लेकर गाड़ीवान की ओर बढ़े। प्राणों की चिंता तू कर दुष्ट। चाणक्य न कभी भयभीत हुआ न होगा। मैं कहता हूं मुझसे दूर रहो। क्या हुआ? पीछे क्यों हटने लगे मित्र? रुक जाओ। आओ सामना करो मेरा। नहीं, आगे मत आओ ना। मैं कहता हूं आगे। मैं कहता हूं ठहर जाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा। किस ओर भागा जा रहा है ये? हे ईश्वर, क्षमा करना। किसी की पीठ पर वार किया है मैंने, परंतु मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था और दुष्ट को वश में करने के लिए दुष्टता ही एकमात्र मार्ग है। चाणक्य ने उन दोनों को ढेर कर दिया था, परंतु अभी उनके लिए उन दोनों का रहस्य समझना बाकी था। इसलिए उन्होंने वो पत्र उठाया और घायल पड़े गाड़ीवान की ओर बढ़े। चाणक्य जब गाड़ीवान तक पहुंचे तो वो दर्द से कराह रहा था। कहो मित्र, कैसा अनुभव कर रहे हो? तुमने उचित नहीं किया आचार्य। मैं जितना प्रश्न करूंगा उतना ही उत्तर दोगे, समझे तुम? ये पत्र कैसा है? ये पत्र फेंकने वाला वो घुड़सवार कौन था? मुझे नहीं पता। मैं तो व्यापारी हूं। ना, तुम कोई व्यापारी नहीं हो। बोलो कौन हो तुम? मैं तो मात्र कुछ धन के लालच में इसके साथ कार्य कर रहा था। कैसा कार्य? वो मुझे अपने साथ चलने का आदेश देता था और मैं चल पड़ता था। परंतु वो फारसी नहीं है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? बोलो कौन है वो? मुझे नहीं पता। नहीं पता? ठहरो, अभी पता चल जाएगा। तो क्या कहते हो? बताता हूँ। मैं एक साधारण श्रमिक था। गरीबी में इतना। चाणक्य के चाकू दिखाते ही वो गाड़ीवान तोते की तरह सब कुछ बकने लगा। उसने बताया कि कैसे एक विदेशी व्यक्ति के लालच देने पर उसने उसे अलग अलग राज्यों का भ्रमण कराया। कंबोज, गांधार और कैकेय राज्यों का भ्रमण करने के बाद उन्हें आगे मथुरा की ओर जाना था और वहां से सूचना इकट्ठा करके वापस लौट जाना था। परंतु रास्ते में उन्हें एक पत्र मिला जिसमें उन्हें तुरंत वापस लौट जाने का आदेश था। और तुमने कहा कि वो फारस से आया था, परंतु उस पत्र पर तो कोई और ही भाषा थी जिसे स्वयं मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। परंतु ये सब वो किसके आदेश पर कर रहा था? उसने बताया था कि वो एक सुदूर देश से आया था और उसे सीधा वहां से एक राजा से आदेश आता था। और वो राजा कौन है? वो एक नौजवान राजा है और विश्व हाँ, कहो, हिम्मत करो।
विश्व विजय पर निकला है। बोलो, आंखें खोलो मित्र, आंखें। ओह, ये तो कुछ बोलने योग्य ही नहीं रहा। इसके बाद चाणक्य उन्हें उसी हाल में छोड़कर खड़े हुए और सोचने लगे कि अभी उन्होंने जो कुछ देखा उसका अर्थ क्या हो सकता है। इसका तात्पर्य कि अलक्षेंद्र के भारत पर आक्रमण करने से पूर्व उसके गुप्तचर यहां विचरण कर रहे हैं। अर्थात जितनी हम आशा कर रहे हैं उससे कहीं अधिक चालाक है ये अलक्षेंद्र। मुझे अब शीघ्र अतिशीघ्र मगध पहुंचना होगा। अब चाणक्य समझ चुके थे कि स्थिति उनकी आशा से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है और समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। तो समय न गंवाते हुए चाणक्य अपने आगे के सफर पर निकल पड़े। 3 दिनों के लंबे सफर के बाद चाणक्य एक घने जंगल में जा पहुंचे थे और जल्द से जल्द इस जंगल को पार करने के उद्देश्य से वो तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। शाम होने को थी और अपने घोंसलों को लौटते हुए पंछियों की उड़ान आसमान में साफ देखी जा सकती थी। तो चाणक्य ने ऊपर आसमान में देखा और दिशा का अनुमान लगाकर पूर्व की ओर बढ़ गए। इस वन में खाने योग्य फलों के पर्याप्त वृक्ष हैं। वो वहां कोई फलदार वृक्ष है, चल के देखता हूं। पर अभी चाणक्य कुछ ही कदम चले होंगे कि एक तीर उनकी आंखों के सामने से निकला और पास के एक पेड़ में जा धंसा। कौन है? सामने आओ। लगता है आक्रमणकारी भारी संख्या में है, मुझे सावधान रहना होगा। ओह, ये तो शिकारी प्रतीत होते हैं। क्या तुम लोग मुझ पर आक्रमण करना चाहते हो? नहीं नहीं, कदापि ऐसा नहीं ब्राह्मण। तो फिर मुझ पर तीर क्यों चलाया? हम क्षमा चाहते हैं श्रीमान। हमारे बालक तो यहाँ अभ्यास कर रहे थे और आप उनके तीर के मार्ग में आ गए। तो तुम लोग शिकारी हो? नहीं, हम लोग पक्षी पकड़ते हैं, विशेषकर मोर, और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। वो तीर आपको लगा तो नहीं? चिंता न करें, वो साधारण बच्चों का तीर है। नहीं, ईश्वर की कृपा से तीर मेरे बिल्कुल सामने से निकला। ब्राह्मण, आप चाहें तो आज रात्रि हमारे साथ बिता सकते हैं। उचित है, आइए हमारे साथ। और चाणक्य उन बहेलियों के साथ उनके ठहरने के स्थान पर पहुंच गए। उनका पड़ाव घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में था, जहां खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। तभी चाणक्य को कुछ बालकों के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी और जब उन्होंने उस दिशा में देखा तो कुछ बालक एक मिट्टी के बने सिंहासन के सामने खड़े थे और सिंहासन पर एक बालक बैठा हुआ था जो राजाओं जैसा व्यवहार कर रहा था। उन्हें ऐसे खेलता देखकर चाणक्य के कदम अपने आप ही उस दिशा में बढ़ते चले गए। मूर्खों, क्या तुम दरबार की परंपराएं भी भूल गए? इस अनुचित व्यवहार के लिए तुम्हें दंड भी दिया जा सकता है। क्षमा करें महाराज, अब नहीं हंसूंगा। कार्यवाही शुरू की जाए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, इसने मेरे हिस्से की एक रोटी चुराई है। कल रात्रि में जब मैं सो रहा था तब ये मेरे तंबू में घुसा और तुम पर चोरी का आरोप है। तो क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो? महाराज, मैं विवश था। मैंने कल भोर से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने चोरी की। देखिए महाराज, इसने अपना अपराध मान लिया है, अब इसे दंड दीजिए। तुम उचित कहते हो। इसने चोरी तो की है, परंतु इसमें इसका कोई दोष नहीं है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं महाराज। मैंने कहा कि इस चोरी में इसका कोई दोष नहीं है, इसमें दोष हमारा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने जो कहा उचित कहा। एक योग्य राजा के राज्य में किसी को भूख के लिए अपराध करने पर विवश नहीं होना चाहिए। यदि भोजन की कमी के कारण कोई चोरी करता है तो इसमें दोष राजा का है, क्योंकि जिस राज्य में प्रजा को भोजन भी न मिल सके उस राजा को सिंहासन पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए आज हम चोर को नहीं बल्कि चोर हमें दंड देगा। हे ईश्वर, ये बालक तो असाधारण है। इतनी सी आयु में इतनी समझ। धन्य है ये बालक।
परंतु महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? राजा अपनी प्रजा के कारण ही राजा होता है। यदि प्रजा नहीं तो राजा का भी कोई अस्तित्व नहीं। और यदि मैं तुम्हारी सेवा करने में सक्षम नहीं तो मैं अयोग्य हूँ। परंतु महाराज, हम आपको दंड कैसे दे सकते हैं? यदि तुम हमें दंड नहीं दे सकते तो हमने अपने लिए दंड का निर्णय कर लिया है। परंतु भला ऐसे भी कोई राजा होता है जो स्वयं को दंड दे? यदि तुमने ऐसा राजा आज तक नहीं देखा तो अब देख लो, तुम्हारे समक्ष ही बैठा है ऐसा राजा। पर वो दंड क्या है महाराज? ये बालक विलक्षण प्रतिभा का स्वामी है।